क्या आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी है या आप खरीदने जा रहे हैं? ये खबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर होम बायर इनिशियल पेमेंट करके, जो डेवलपर से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो इनिशियल पार्शियल पेमेंट करके अगर बायर डिसअपीयर हो जाता है तो क्या प्रोविजंस हैं। मतलब होम बायर प्रॉपर्टी बाय कर रहा है, स्टार्टिंग की पेमेंट उसने की और उसके बाद वो गायब हो गया, उसके बाद उसने रेगुलर पेमेंट्स नहीं की, कोई फॉलोअप नहीं किया, तो उस केस में होम बायर के साथ में क्या हो सकता है, क्या इसका रूल कहता है, क्योंकि सेक्शन 19(6) ऑफ रेरा एक्ट क्या कहता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ आपके पैसे इन्वॉल्व हैं, आपको उस पर रेगुलर चेक रखना है, नहीं रखना है, क्या सारे इश्यूज हैं, उसको मैं एग्जैक्ट आपको केस स्टडी के साथ में मिला के बताने वाला हूँ। और साथ में ये भी बताऊंगा कि इस केस स्टडी के बाद क्या क्या लेसन्स हैं जो इसमें से हमें मिलते हैं, कैसे हमें डेवलपर को जब पेमेंट करनी है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक रहिएगा, क्योंकि अक्सर जो गलती आप करते हैं मैं उनको हाईलाइट करके आपको उनसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी गलती ना करें और अपनी पेमेंट जो गाड़ी मेहनत की कमाई है उसे आप समय रहते नॉलेज के साथ आप उसे सेव कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आके आपको तफ्तीश से इस पूरे जानकारी को देता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। तो प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। आपने डेवलपर से प्रॉपर्टी ले ली, आपने बुकिंग अमाउंट पे कर दिया, उसके बाद आपका BBA रजिस्टर होता है। जनरली 5 से 10% पेमेंट आप करते हैं, उसके बाद बिल्डर बायर एग्रीमेंट आप रजिस्टर करा लेते हैं। लेकिन जो BBA रजिस्टर हो रहा है, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बिल्डर बायर के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, उसी का नाम है। तो जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप साइन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका एक तरह से ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं और उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो आज मैं आपको एक रीसेंट केस बताता हूं जो कि होम बायर्स और डेवलपर्स के बीच में था, जिससे आप एनलाइटिंग होंगे, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट का, जिसे हम लोग रेरा कहते हैं। तो इस लॉ के बारे में, चूंकि ये क्रूशियल है, यहाँ पे आपको ये समझ में आएगा कि रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, एग्रीमेंट के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यू एज अ होम बायर और अ डेवलपर क्या क्या राइट्स आपके पास हैं। आज मैं आपको सेक्शन 19(6) ऑफ रेरा एक्ट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये एक्ट आपको यहाँ क्लैरिटी देगा कि आखिर आपको करना क्या है। देखिए ये सेक्शन क्या कहता है। सेक्शन कहता है कि हर होम बायर जो एग्री कर रहा है परचेज करने का फ्लैट, प्लॉट या कोई भी ऐसी बिल्डिंग, तो आपको वो सारी पेमेंट्स जो पेमेंट प्लान के हिसाब से आपने एक्सेप्ट की है, वो सारी पेमेंट्स आपको टाइमली पे करनी है और जो टाइम स्पेसिफिक दिया हुआ है उसके अंदर ही करनी है। क्यों? क्योंकि वो एक सेल एग्रीमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे केस स्टडी क्या है? केस स्टडी है मैक्रोटेक डेवलपर वर्सेस होम बायर। तो यहाँ पर सेक्शन 19(6) को मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैक्रोटेक डेवलपर जो कि ऑपरेट करता है अंडर बैनर ऑफ लोधा डेवलपर्स, वो क्या देखते हैं कि एक होम बायर पहले बुक करते हैं प्रॉपर्टी को, 0.9% की पेमेंट देते हैं, प्रॉपर्टी कॉस्ट 1.33 करोड़ की है। तो अपार्टमेंट जो वो बाई करते हैं, वो प्रोजेक्ट एक थाने का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट का नाम प्लेटिनो है, उसके अंदर 0.9% देके वो बुक करा लेते हैं। अब उसके बाद होम बायर ना तो कोई पेमेंट करता है और रिमाइंडर देने के बावजूद भी वो पोजीशन भी नहीं लेता। और यहाँ इस केस में क्योंकि डेवलपर ने यहाँ सेवरल रिमाइंडर्स दिए और बायर का कुछ पता नहीं, क्योंकि वो बुकिंग अमाउंट 0.9% देके उसके बाद वो वहाँ से नदारद हो गए। अब यहाँ पे मैक्रोटेक जो डेवलपर हैं, क्योंकि उन्होंने एक डीड भी एग्जीक्यूट की थी, तो सेल ऑफ अपार्टमेंट की जो डीड थी उसको कैंसिलेशन करने की तरफ वो आगे बढ़े। तो यहाँ महारेरा का डिसीजन क्या आया? क्योंकि ये केस मुंबई का था, तो यहाँ रेरा मतलब महाराष्ट्र का रेरा, जिसे महारेरा कहा जाता है। तो यहाँ रेरा का डिसीजन क्या आया?
रेरा नोटिस करता है कि ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो प्रोजेक्ट का है वो डेवलपर द्वारा जनवरी 2019 में रिसीव कर लिया, तो होम बायर एक ड्यूटी बाउंड है कि वो सारी पेमेंट्स टाइम पे करे एज पर एग्रीमेंट जो कि स्पेसिफिक टाइमलाइंस के साथ दी हुई। महारेरा ये भी कहता है कि यहाँ पे जो रूल है वो फेवर ऑफ डेवलपर के हैं, क्योंकि यहाँ डेवलपर एक पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट है और कोई भी अगर यहाँ पे बायर हो या डेवलपर हो, अगर वो डिफ़ॉल्ट करता है तो दूसरी पार्टी के पास ये राइट होता है कि वो टर्म्स ऑफ डिफ़ॉल्ट जो है, क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर डिफ़ॉल्ट के केस को भी मेंशन किया जाता है। जब आप प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपका बीबीए बनता है, तो उस बीबीए के अंदर डिफ़ॉल्ट के केस में क्या होना है वो भी मेंशन किया जाता है। तो यहाँ पर डेवलपर, चूंकि बायर ने डिफ़ॉल्ट किया है, तो डेवलपर के पास ये राइट है कि वो जो बीबीए की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो ऑलरेडी इस एग्रीमेंट में मेंशन की हुई है उस हिसाब से वो एक्ट करे। लेकिन यहाँ पर चूंकि बायर्स की तरफ से एक्टिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो सेक्शन 19(6) का रूल्स का वायलेशन है, क्योंकि वो पेमेंट नहीं कर रहा जो एग्रीड टर्म्स है उस हिसाब से। तो अब समझते हैं सेक्शन 19(6) को डिटेल में। जब हम सेक्शन 19(6) को ब्रेक डाउन करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेक्शन है वो एसेंशियली आउटलाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम बायर्स इन अ रियल एस्टेट ट्रांजेक्शंस को एक्सप्लेन करता है, वो एम्फसाइज करता है कि क्या इम्पोर्टेंस है कि आपको रेगुलर पेमेंट टाइमलाइंस के हिसाब से, जो कि सेल एग्रीमेंट के अंदर मेंशन है, उस हिसाब से आपको पे करना है। और यहाँ होम बायर की भी ऑब्लिगेशन है कि चूंकि एग्रीमेंट में टाइमलाइन मेंशन है तो उस हिसाब से सारी पेमेंट प्रॉम्प्टली करे। अगर होम बायर यहाँ फेल हो जाता है तो लीगल कॉन्सिक्वेंसीज होम बायर को भी फेस करने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो यहाँ पर अब लीगल एक्शन होम बायर पे भी है। तो महारेरा का जो ऑर्डर है और जो उसका इम्प्लीकेशन है वो ये है, महारेरा अपने केस में डायरेक्ट करता है होम बायर को कि आपको जो पेमेंट ऑब्लिगेशंस हैं वो ऑर्डर के 3 वीक्स के अंदर फुलफिल करने हैं। साथ में जो इंटरेस्ट है प्रेस्क्राइब डेट का, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो ड्यू डेट इंस्टॉलमेंट की है, उसके बाद अगर आपने डिले किया है तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो यहाँ पर रेरा कहता है कि 3 वीक्स के अंदर, जब डेट ऑफ ऑर्डर है उसके 3 वीक्स के अंदर आपको वो सारी पेमेंट विद इंटरेस्ट पे करनी है। तो यहाँ पर अगर होम बायर इस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर पाता है तो डेवलपर के पास ये राइट है कि वो नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेंस, मतलब नॉन कंप्लायंस की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और फर्दर एक्शन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। और इसमें डेवलपर द्वारा, चूँकि यहाँ एक एग्रीमेंट हुआ है, तो उसके कैंसिलेशन के लिए भी फर्दर एग्जीक्यूशन के लिए वो अप्लाई कर सकता है। अब इसी टाइप का एक केस और है, जी हाँ, गेरा डेवलपमेंट जो कि पुणे के अंदर डेवलपर है, उसी का कुछ ऐसा ही सिमिलर केस है। अब मैं आपको इस केस के बारे में भी लाइव एग्जाम्पल देके बताता हूँ। तो यहाँ पर ये मुंबई का एक अकेला केस नहीं था, यहाँ पर जो पुणे का केस है वो भी कुछ इसी तरह का है। अब ये केस क्या है, गेरा डेवलपमेंट जो डेवलपर है वो फाइल करते हैं कंप्लेंट 9 होम बायर के अगेंस्ट में पुणे में, जिन्होंने पार्शियल पेमेंट तो की बट उसके बाद बैलेंस पेमेंट देने में वो फेल रहे और डेवलपर द्वारा सेवरल डिमांड नोटिसेस और रिमाइंडर्स भी सर्व किए गए। तो यहाँ महारेरा द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है कि होम बायर्स को चूँकि कैंसिलेशन डीड एग्जीक्यूट करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी एक डीड बन जाती है बुकिंग करने के बाद, तो वहाँ कैंसिलेशन डीड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा अगर वो पेंडिंग पेमेंट क्लियर नहीं करते। तो यहाँ पेमेंट की जो ऑब्लिगेशन है, तो इन दोनों केसेस से आप समझ चुके होंगे कि आप अगर एज अ होम बायर पे नहीं कर रहे हैं तो आपकी मनी ख़त्म हो सकती है, या बैलेंस पेमेंट जो आपको पे करना है आपको उसे इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ सकता है। आपको वो सारी इंस्टॉलमेंट जो आपने बीबीए में टाइमलाइन के हिसाब से एग्री किया है वो आपको पे करनी है। आप बुकिंग अमाउंट देके नदारद हो जाएंगे तो टाइम बदल चुका है, रेरा के रूल्स आप पे भी एप्लीकेबल होंगे। आपको प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सोचना चाहिए, आपको हवा में प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी चाहिए। क्या आप लोग आजकल हवा में प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं? क्या आप ये सोच के चल रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी हम बाय कर रहे हैं इसकी सारी पेमेंट हमें करनी है? कई बार मैंने देखा है कई होम बायर एजेंट के बहकावे में आकर और
पैसा पूरा होता नहीं है। फॉर एग्जांपल 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बाई करने निकले हैं और उनके पास 60-70 लाख रुपीज़ है, एजेंट द्वारा कमिट किया जाता है कि आप बुक कर लीजिए, 30 लाख रुपीज़ 40 लाख रुपीज़ आपको पे करना है, मैं इतने में आपको प्रीमियम दे के एग्जिट करा दूंगा। उनके पास पूरी पेमेंट नहीं होती तब भी वो ऐसी प्रॉपर्टी को बाय कर लेते हैं। तो ऐसे केस में यही चीज़ें होंगी। आज मैं आपको एक एग्जांपल देके और बताता हूँ। आज से करीब 2017 के आसपास की बात है। मेरे पास एक बुजुर्ग आए जिनकी उम्र करीब 68 साल के आसपास थी। तो उन्हें टोटल रिटायरमेंट में, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट से रिटायर हुए थे, तो उनको रिटायरमेंट के बाद और उनकी अपना जमा पूंजी मिला के करीब 1.25 करोड़ रुपए उनके पास थे। किसी के द्वारा उन्हें मिसगाइड किया गया और कहा गया कि आप 1-2 इंस्टॉलमेंट पे कीजिए, उसके बाद हम आपकी प्रॉपर्टी सेल कर देंगे। अब वहाँ पर 2-2 इंस्टॉलमेंट तो उन्होंने पे कर दी। फॉर एग्जांपल उन्होंने प्रॉपर्टी बाई की 1-1 करोड़ रुपए की 5 प्रॉपर्टी। अब उसमें 20-25% पेमेंट ईच यूनिट के हिसाब से उन्होंने पे कर दिया। अब यहाँ पर जब पेमेंट हो गई तो एजेंट का काम पूरा हो गया क्योंकि वहाँ बुकिंग हो गई, लेकिन जो प्रॉपर्टी एजेंट ने कमिट की थी कि मैं आपको रीसेल करके दे दूंगा, वो प्रैक्टिकल नहीं था क्योंकि जो एंट्री पॉइंट था वो गलत था उनका। उस समय प्रोजेक्ट में एंट्री नहीं करनी थी उन्होंने, जब कि उन्होंने वहाँ एंट्री कर ली और उन्हें उतनी नॉलेज नहीं थी। रिटायरमेंट का सारा पैसा उन्होंने 5 प्रॉपर्टी खरीदने में लगा दिया, जिसकी कि 20 से 25% की पेमेंट भी कर दी उन्होंने। अब वो प्रॉपर्टी सेल होने की कंडीशन में थी नहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदते टाइम एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, ये सब चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती है और बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर्टी बाय करते टाइम कंसिडर करनी पड़ती है। चाहे वो रेजिडेंशियल के अलग फैक्टर्स हैं, कमर्शियल के अलग फैक्टर्स हैं, प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट्स अलग अलग होते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले सोचनी चाहिए। मैंने पहले भी इस पे वीडियोस बनाए हैं, आपने अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे देता हूँ। और सजग होकर चीज़ें खरीदने की ज़रूरत होती है, बहकावे पे खरीदने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन लोग तब भी खरीदते हैं। जैसा कि उनके साथ हुआ, मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप किसी तरह प्रॉपर्टी सेल कर दीजिए। तो मैंने कोशिश की उसकी। जब मैंने मार्केट में चेक किया तो सेकेंडरी मार्केट में, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने अगर 8,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट बुक किया तो वहाँ सेकेंडरी मार्केट में जो प्रिवेलिंग रेट था वो 6,500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का था। क्या आपको लगता है कि 8,000 में उन्होंने बाय किया और 6,500 में प्रॉपर्टी वो सेल कर सकते हैं? क्योंकि वैसे ही वो सेल करेंगे तो उनको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो वो प्रैक्टिकल सिचुएशन नहीं थी। जो एंट्री का रेट था उनका सही नहीं था, लेकिन उन्होंने 5 प्रॉपर्टी किसी बहकावे में आके ले ली। और डेवलपर के पास जब वो गए, क्योंकि उन्होंने सेल एग्रीमेंट भी किया हुआ था, तो डेवलपर का ये कहना था कि आपने हमसे प्रॉपर्टी खरीदी है और एज पर जो गाइडलाइंस है, एज पर जो हमारा एग्रीमेंट है, बीबीए है, उस हिसाब से टाइमलाइन हमने दिए हुए, उस पर आप हमें बैलेंस पेमेंट पे कर दीजिए। डेवलपर द्वारा तो ये कमिट किया नहीं गया कि हम आपको थोड़े दिनों के बाद आपकी प्रॉपर्टी सेल कर देंगे। तो यहाँ पर मैं चाह के भी उनकी मदद नहीं कर पाया। अगर वो मेरे पास खरीदने से पहले आते और मुझसे पूछते और समझते तो शायद मैं उनके साथ ऐसा नहीं होने देता, लेकिन उस सिचुएशन में मेरे हाथ भी बंधे हुए थे। मैं चाह के भी उनकी मदद नहीं कर पाया। ये गम, ये दिल पे बोझ मेरे आज भी है कि मैं क्यों उनकी हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन चूंकि मैं भी लाचार था, वो मेरे पास पहले नहीं आए थे, लेने से पहले उन्होंने नहीं समझा, और उस टाइम पे मेरे रियल एस्टेट के वीडियोस भी नहीं आते थे जो उन्हें अवेयरनेस होती। तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये सिर्फ आप अवेयरनेस अपने तक मत रखिए, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों को, कि कम से कम जो इंडिया का होम बायर है, जो इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी खरीद रहा है, वो सजग हो जाए। उसे पता हो कि मेरे क्या राइट्स हैं, मेरे साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, मुझे कौन सी प्रॉपर्टी खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है। हर बायर का ये राइट है, उसे पता हो। लेकिन आप 100 रुपये की चीज़ खरीदने के लिए नेगोशिएशन कर लेते हैं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीदते टाइम आपके पास अवेयरनेस तक नहीं होती, आपकी स्टडी तक नहीं होती, आपकी एक्सपर्टीज़ तो बहुत दूर की बात है। खैर, एक्सपर्टीज़ तो उसकी होगी जो रेगुलर इन्वेस्टर है, बायर है, उसकी एक्सपर्टीज़ मैं मान सकता हूँ। और फिर बाद में फंस जाते हैं किसी ऐसी प्रॉपर्टी को लेके जो ना अप्रिशिएट होती है, ना उसकी बैलेंस पेमेंट आप कर पाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं फंसना है। आपको रेगुलर वीडियो शेयर करनी है कि मैक्सिमम लोग इससे अवेयर हों। जो मैंने वाकया बताया, क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा हुआ है? अगर ऐसा हुआ है आपके पास, आपके साथ, आपके किसी मिलने वाले के साथ, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो आखिर क्या वाकया था
और कैसे आप उससे बाहर आ पाए या बाहर आ पाए भी या नहीं आ पाए, क्योंकि अभी भी ऐसे बहुत सारे होम बायर्स हैं जो कई प्रोजेक्ट्स में अपने हाथ जला चुके हैं। कच्चे लालच में शॉर्ट प्रीमियम कमाने के लिए, कम समय में ज़्यादा बड़ा प्रीमियम कमाने के लिए कई होम बायर्स फंसे हैं। तो हमें नहीं फंसना है। तो आज जो ये केस स्टडी है, मैं इससे बताना चाहता हूँ आपको कि लेसन्स ये है कि पेमेंट ऑब्लिगेशन जो है वो होम बायर की भी है एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस। क्योंकि आप बीबीए पे साइन कर रहे हैं, वो एक सेल एग्रीमेंट है, उस हिसाब से पेमेंट की ऑब्लिगेशंस आपकी भी हैं, डेवलपर की है तो आपकी भी है। और ये सेक्शन 19(6) ऑफ रेरा एक्ट के अंदर आता है। तो आपको उन ऑब्लिगेशंस पे खरा उतरने की ज़रूरत है। राइट टू कैंसिल, अगर होम बायर डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट्स में, तो यहाँ डेवलपर के पास भी राइट है कि वो कैंसिल करे सेल एग्रीमेंट को, लेकिन सब्जेक्ट टू जो कंडीशंस हैं जो बीबीए के अंदर मेंशन है, उसी दायरे में वो डेवलपर कर सकता है। तीसरा, लीगल रिकोर्स। जी हाँ, सिर्फ होम बायर ही नहीं, डेवलपर भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास अप्रोच कर सकता है। जैसा कि मैंने 2 केस बताए, महारेरा के 2 केस थे। यहाँ डेवलपर ने अप्रोच किया कि मेरे को यहाँ हक चाहिए, क्योंकि होम बायर्स द्वारा पेमेंट नहीं की जा रही, वहाँ पेमेंट में डिफ़ॉल्ट है। तो यहाँ डेवलपर भी लीगल रिकोर्स के लिए अथॉरिटीज़ के पास में जा सकता है। और अथॉरिटी डेवलपर को एज पर एग्रीमेंट, चूँकि एग्रीमेंट इन्फोर्स करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन है, तो उसको इन्फोर्स करने के लिए जो बेस्ट पॉसिबल वे आउट है, उस हिसाब से फर्दर ऑर्डर्स भी दे सकती है। इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट, अगर होम बायर्स पेमेंट्स में डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो उससे इंटरेस्ट जो ड्यू अमाउंट है उस पे देने के लिए रेडी भी रहना चाहिए। ये इंटरेस्ट उसी पीरियड पे लगेगा जो सेल एग्रीमेंट पे टाइमलाइन मेंशन है, उससे जो फर्दर डिले होगा उसी पे होम बायर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। टाइमली रिस्पॉन्स, ये एसेंशियल हो जाता है बोथ पार्टीज़ के लिए, चाहे वो डेवलपर है या होम बायर है, कि जो एग्रीमेंट है उसमें जो दोनों पार्टीज़ हैं उनको लीगल प्रोसीडिंग्स, जो हियरिंग्स हैं, उस पर टाइमली रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है। अगर आप इसे सही ढंग से टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करते और हियरिंग्स पे आप नहीं जाते, तो ये पॉसिबल्स है कि ऑर्डर्स फर्स्ट पार्टी या जिसने कंप्लेंट की है उसके फेवर में चला जाए। तो कोर्ट में अगर हियरिंग्स हो रही हैं और आप डेवलपर हैं या होम बायर हैं, तो आप लोगों को उन हियरिंग्स में पार्टिसिपेट भी करने की ज़रूरत है। अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी और आपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट को रजिस्टर कराया है और आप पे नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पे डेवलपर द्वारा कैंसिलेशन के लिए भी रेरा के अंदर, अथॉरिटी के अंदर अप्रोच किया जा सकता है। और नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन, नॉन कंप्लाइंस के केस में फर्दर एक्शन भी अथॉरिटी ले सकती है। मतलब आपकी जो डीड है उसे कैंसिलेशन भी कर सकती है, क्योंकि डेवलपर तब तक उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता जब तक वो डीड आपकी बनी हुई है, क्योंकि रेरा के अंदर उस प्रॉपर्टी की डिटेल मेंशन है। तो वहाँ उस डीड को, जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट आपका डीड है, उसकी कैंसिलेशन के लिए डेवलपर द्वारा भी आगे बढ़कर कोशिश की जा सकती है। और रेरा, चूँकि आप टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आप भी बाउंड हैं, तो यहाँ पर उस हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से फर्दर रेरा डिसीजन ले सकता है। डॉक्यूमेंटेशन, जी हाँ, डेवलपर हैं आप या होम बायर हैं, आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और पेमेंट रेसिप्ट्स को मेंटेन करना है, डिमांड नोटिसेस का आपको देखना है, और कम्युनिकेशन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस हमेशा आपको ध्यान रखनी है। और आपका सारा डॉक्यूमेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फर्दर फ्यूचर में लीगल प्रोसीडिंग्स की ज़रूरत पड़ती है तो ये डॉक्यूमेंटेशन ही आपके काम आने वाला है। रेगुलेटरी अथॉरिटी रोल, रेगुलेटरी अथॉरिटी मतलब जैसे रेरा है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जहाँ रेरा का ये काम है कि जो एग्रीमेंट बना है या रेरा एक्ट के हिसाब से उसमें जो बेस्ट पॉसिबल वे आउट है, जिससे कि जो डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व हो डेवलपर और होम बायर के बीच में, उस हिसाब से वो एक्ट करे, ये अथॉरिटी का रोल है इसके अंदर। और लीगल कॉन्सिक्वेंसीज की बात करें तो अगर आप फेलियर हैं कंप्लाई करने में, तो यहाँ रेरा एक्ट प्रोविजंस के हिसाब से पेमेंट की ऑब्लिगेशंस आपकी बनती है। और
इसके रिजल्ट में लीगल कॉन्सिक्वेंसेस दोनों पार्टी को बेयर करनी पड़ती है। फैसला किसके हक में आएगा ये बात की बात है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उसको समझना पड़ेगा और लॉ के हिसाब से आपकी सिचुएशन क्या कहती है उस हिसाब से रेरा का फर्दर फाइनल जजमेंट आएगा। तो आपको उसको फाइनल जजमेंट जो आता है उसे मानना है, डेवलपर है या होम बायर है। तो ओवरऑल ये लेसन्स एम्फसाइज करते हैं कि आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस के अंदर हैं, जहाँ पर आपको रेगुलर मेंटेन करना है कम्युनिकेशन को, और लीगल अगर रिकोर्स की ज़रूरत है या रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जाने की ज़रूरत है जिससे कि डिस्प्यूट उस रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन का रिजॉल्व हो पाए, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। तो ओवरऑल मैं आज आपको सेक्शन 19(6) ऑफ रेरा एक्ट, जो कि बहुत एसेंशियल है, जिसमें रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको फॉलो करना है, इसको लेके मैंने आज आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई। तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होम बायर हो या डेवलपर हो, इस पे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और इसे मीट आउट नहीं करने पर, क्योंकि पेमेंट ऑब्लिगेशंस हैं ये, इसे मीट आउट करने पर जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसे भी भुगतने के लिए दोनों पार्टीज को तैयार रहना चाहिए। तो अगर आप होम बायर हैं या डेवलपर हैं तो ये एक आपके लिए क्रूशियल स्टेज होती है, इससे कि आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कि आपके पास एक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्या है रेरा के अंदर, जिससे कि आपकी ट्रांजैक्शंस स्मूथ और ट्रांसपेरेंट वे में हो पाए। इससे रिलेटेड जो बेस्ट पॉसिबल वे आउट था वो मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और फ्यूचर में फर्दर और रेगुलर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।